हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने जो केमिस्ट्री का हमने पहले जो चैप्टर पढ़ाया था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। पहले चैप्टर के बाद आपको मैंने हाफ चैप्टर उसमें पढ़ाया था और उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार थे उसको आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने आपको पहले चैप्टर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित व असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इनकी पहचान क्या होती है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन अब आपके सामने रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं ये एक्सप्लेन करेंगे। हमारा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब पहला प्रकार है इसके पास हमारे संयोजन अभिक्रिया। अगर हम बात करें संयोजन अभिक्रिया की तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे। संयोजन अभिक्रिया में जब भी किसी पदार्थ के आप देखेंगे दो पदार्थ आपस में जुड़ जाएं, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं तो क्या होगा, Na+Cl जुड़ने के बाद क्या बन गया आपका NaCl। सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर के आपका नया पदार्थ क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। डेफिनेशन क्या होगी संयोजन अभिक्रिया की, आप इसको लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, क्या करके, संयोग संयोग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं या नया पदार्थ बनाते हैं। आपने कहा जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, संयोग का मतलब होता है जुड़ करके। संयोग की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है संयोग का मतलब, जुड़कर, जुड़ने के बाद एक नया पदार्थ बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में बात करेंगे दूसरा, नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया का एक नाम और होता है जिसको हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। अगर मैं आपसे कहूं कि वियोजन के साथ साथ इसका एक नाम और है, वो क्या है, अपघटन अभिक्रिया। किसे कहेंगे आप कहेंगे जो सेम आपने पहले लिखा है संयोजन अभिक्रिया, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। आप यहाँ पर उदाहरण आपने दिया था कि सोडियम और क्लोरीन का, और यहाँ हम बात करें सोडियम और क्लोरीन को जोड़ के हमने क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ मैं बात करूँ सोडियम क्लोराइड को अगर दो भागों में तोड़ दिया जाए तो वो किस किस में बढ़ जाएगा, सोडियम और क्लोरीन में। यहाँ आप कहेंगे कि जब एक पदार्थ दो भागों में टूट जाए, यानी कि एक से अधिक में टूटे, दो में भी टूट सकता है, तीन में भी टूट सकता है, चार में भी टूट सकता है, तो डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो संयोजन। लेकिन यहां हम कहेंगे जब एक पदार्थ, ये डेफिनेशन आपकी जस्ट उल्टा हो जाएगा ऊपर वाले का, जब एक पदार्थ टूटकर, टूटकर यानी कि अपघटित होकर, अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बट जाए। आपने क्या कहा, सर एक पदार्थ था वो टूट करके दो पदार्थों में बट गया या अपघटित हो गया, इस घटना को हम क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। इसके बाद वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। नंबर 1, ऊष्मीय अपघटन। नंबर 2, प्रकाश अपघटन। और नंबर 3 है हमारा जल अपघटन। ठीक है।
हमने कहा कि जो हमारा अपघटन अभिक्रिया है ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन और तीसरा प्रकाश अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन किसे कहेंगे, हम यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसको होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा की, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपने क्या करा, तोड़ दिया, तो क्या में टूटा ये CaO + CO2। आपने देखा कैल्शियम कार्बोनेट को आपने तोड़ा तो 2 भागों में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड, प्लस इसने क्या लिया हमसे, ऊष्मा। इस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। अब हम बात करते हैं प्रकाश अपघटन की। प्रकाश अपघटन किसे कहते हैं, आपको मालूम होगा कि जब प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं तो वो किस अभिक्रिया को करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो प्रकाश अपघटन है, अगर इसके जगह हम एग्जाम्पल दें कि आपका फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो सेम प्रकाश अपघटन की तरह होती है। क्यों, क्योंकि वहां भी पदार्थों को टूटने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की। यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया में हमारे पदार्थ को टूटने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रकाश की। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अभिक्रिया में अपघटित होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की। और तीसरे में हम कहेंगे अभिक्रिया को अपघटित होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, जल की। तो हमारे पास तीनों डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब एक पदार्थ टूटकर या अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बढ़ जाए तो इस घटना को हम वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके बाद ये 3 प्रकार की होती हैं। ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन में हम क्या कहेंगे कि किसी भी अभिक्रिया को टूटने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की। और प्रकाश अपघटन में क्या कहेंगे हम कि किसी भी अभिक्रिया को टूटने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। और तीसरा जल अभिघटन में किसी भी अभिक्रिया को अपघटित होने के लिए या टूटने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हमारी वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट थी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसको समझ लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई एक पदार्थ एक स्थान से हट करके या एक स्थान के साथ, आपने देखा होगा कि जब कोई 2 व्यक्ति एक पास बैठे हो अपना स्थान परिवर्तित कर ले तो उसको भी हम विस्थापन कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे 2 पदार्थ आपके, जैसे कि मैं आपसे कहूंगा आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, Fe + CuSO4। आप देखेंगे कि Fe क्या है, आयरन है, और यहाँ पर पूरा क्या पदार्थ है, कॉपर सल्फेट। लेकिन क्या हुआ कि कॉपर जो है वो सल्फेट से अलग हो गया और Fe इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ बन जाएगा हमारा FeSO4 + Cu, कॉपर अलग हो गया। हम क्या कह रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ गया और वहां जो पहला पदार्थ जुड़ा हुआ था उसको वहां से हटा दिया, इन्होंने स्थान का परिवर्तन कर लिया। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक पदार्थ, कितने पदार्थ हुए, एक पदार्थ हटा, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे एकल विस्थापन। क्या कहेंगे हम, एकल विस्थापन। इसी तरह से अब हम बात करें विस्थापन अभिक्रिया की, तो 2 प्रकार की होती है। पहला हमने क्या कह दिया, एकल विस्थापन, और दूसरा हमारा होता है द्विविस्थापन। दूसरा क्या होता है, द्विविस्थापन। अब द्विविस्थापन में क्या प्रोसेस होती है, देखिए आपने यहाँ क्या कहा, एक पदार्थ यहाँ पर कॉपर की जगह ले ली और सल्फेट के साथ Fe ने क्या करा, कंबाइन हो गया, इसके साथ जुड़ गया, रिएक्ट कर गया और कॉपर हमारा अलग हो गया। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन में 2 पदार्थों का आदान प्रदान होता है। एक हमारे पास होगा BaSO4 + BaCl2 + NaSO4। जब हमारे पास ये पदार्थ है, हम देखेंगे ये अभिक्रिया जब कंप्लीट होगी तो यहाँ पर जो Ba है ये बीच में से टूट जाएगा और Na यहाँ से टूट जाएगा। तो क्या होगा, हमारा Ba चला जाएगा SO4 के साथ और Na चला जाएगा Cl के साथ। तो यहाँ हम देखेंगे NaCl + BaSO4। अब हम अपने मॉलिक्यूल पूरे कर लेते हैं। Cl यहाँ पे कितने हैं, 2, और Na2SO4 होगा, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, 2NaCl। Ba एक था, SO4 एक था, तो यहाँ पे BaSO4। अब आप देखिए द्विविस्थापन की अभिक्रिया डेफिनेशन आप कैसे देंगे, द्विविस्थापन की डेफिनेशन होगी कि जब 2 पदार्थ आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं, किसका, अपने तत्वों का, 2 पदार्थ अपने तत्वों का आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं, इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन मैं आपको
पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका आगे राइट। हमारे पास नेक्स्ट है अब ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। किसे कहेंगे आप ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया? अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण क्या होता है, देखिए जब भी कभी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाए, क्या हो जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, जब भी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाए और यहां पर ऑक्सीजन आपका निकल जाए, यानी कि रिमूव हो जाए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया। जब आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा तो यहां पर आपके साथ साथ हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहां पे जब ऑक्सीजन निकलेगा तो आपका आप हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे आप कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जहां पर ऑक्सीजन का योग होता हो, ऑक्सीजन ऐड होता हो या ऑक्सीजन जुड़ता हो, उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और जहां पर ऑक्सीजन निकल रहा हो या हाइड्रोजन जुड़ रहा हो उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहां मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आप देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, दोनों के एग्जांपल एक ही में आ जाएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होगी, जब भी कभी ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, क्या कहेंगे आप, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एग्जांपल क्या होगा इसका, आपने देखा कि जब ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो क्या होता है, ऑक्सीकरण, और अपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन निकल रहा हो। तो इसका एग्जांपल होता है Cu प्लस H2O एरो CuO प्लस H2। देखिए यहाँ पर कॉपर है आपका, और कॉपर में क्या हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, और आपने कहा कि ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण, क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। और यहाँ देखिए H2O, यहाँ H2O में से ऑक्सीजन निकल गया, जहां निकल गया वहां आप क्या कहेंगे उसको, अपचयन। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे यहाँ पर, अपचयन। और यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई है, रेडॉक्स अभिक्रिया। आपसे पूछा गया रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, लास्ट ईयर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीजन का जुड़ना जब दोनों एक साथ होते हो तो इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। ये आपकी नेक्स्ट है नंबर 5। इसके बाद हम देखेंगे संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, आपके पास डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी धातु को खुली हवा में छोड़ देने पर वह ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ रिएक्ट कर जाती है या क्रिया कर लेती है, इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसकी, कि किसी भी धातु को वायु के साथ क्रिया करके उस पर जंग लगना क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाता है। उदाहरण क्या है आपका,
अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो आपके पास उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। दूसरा उदाहरण आपके पास है तांबे पर काली परत का जमना। और तीसरा उदाहरण है आपका पीतल पर हरी परत का जमना। तीनों क्या है? संक्षारण के उदाहरण हैं। ठीक है, आप अगर देखें किसी भी धातु का वायु के साथ क्रिया करके उस पर जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। इतना हिस्सा आ पा रहा है बोर्ड में, कैमरे में? ठीक है, आगे देखेंगे हम इसको रोकने के उपाय। क्या हो फिर? अच्छा, यहाँ गलती हुई, सॉरी। किसी भी धातु का वायु के साथ क्रिया करके उस पर जंग लगना क्या कहलाएगा? हमारा संक्षारण कहलाता है। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे पर काली परत का जमना और पीतल पर हरी परत का जमना। अब हम कहेंगे संक्षारण को रोकने के उपाय। आप कैसे रोक सकते हो इन सबको? तो पहला है हमारे पास कि हम किसी भी धातु पर पेंट कर दें तो हम उस पर जंग लगने से रोक सकते हैं। नंबर 2, उस पर ग्रीस लगा दें तब भी हम उसको रोक सकते हैं। और नंबर 3, अधिक क्रियाशील धातु पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर, अधिक क्रियाशील धातु पर अधिक क्रियाशील धातु पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर। ठीक है, ये हमारा संक्षारण कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या होता है? कोई बात नहीं, जब तक तो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक बचा है विकृत गंधिता। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा हमारा? विकृत गंधिता। किसे कहेंगे? विकृत गंधिता किसे कहते हैं? जब भी कभी खाने की वस्तुओं को खुली हवा में छोड़ देने पर उसके गंध व स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, इस घटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं। आप इस लाइन को कंप्लीट लिख लीजिएगा कि किसी भी खाने की वस्तु को खुली हवा में छोड़ देने पर उसके गंध व स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। और इसे रोकने के उपाय क्या होंगे? आप क्या करते हैं, जब भी देखेंगे चिप्स का पैकेट आप लाएंगे तो वो आपका उसके अंदर हवा भरी हुई होती है, वो असल में कौन सी गैस होती है? तो वो गैस होती है हमारी नाइट्रोजन। विकृत गंधिता को रोकने को उपाय पूछे जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का भरना। ये क्या होता है? ये हमारा अक्रिय गैस होती है जो खाने की वस्तु के साथ क्रिया नहीं करती और पदार्थ बिल्कुल ताजा बने रहते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट आपको हो तो कमेंट में करके मुझसे पूछ लीजिएगा। और नोट्स चाहिए तो आप मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा मुझसे। और उसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बोर्ड एग्जाम इस बार आपके फरवरी में हो सकते हैं, जब तक मैं आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।